हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका फिर से 2023 के अंदर जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया है सीबीएसई के थ्रू, बोर्ड्स के एग्जाम है ना, उसमें जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है हमने उसको स्टार्ट किया था डिस्कस करना, और पार्ट ए हमने आपका डिस्कस भी कर लिया था। लेकिन एक चीज की पार्ट ए के अंदर आपका एक क्वेश्चन रह गया था। एक्चुअली मैंने कराया तो वो था, बट कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण ना वो क्वेश्चन आपको दिखा नहीं है इससे पहले वाले पार्ट के अंदर। तो कोई नहीं, आज हम दोबारा से ना उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखो क्या पूछा है कि विच फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ ग्लूकोज, कौन सा फंक्शनल या कौन से फंक्शनल ग्रुप्स किसके ग्लूकोज के इंटरेक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, साइक्लिक हेमिएसिटल बनाएंगे, जो क्या करेंगे, जो लेड करेंगे पायरेनोज स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो पूछा है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज के इंटरेक्ट करेंगे क्या बनाने के लिए, साइक्लिक हेमिएसिटल, जो लेड करते हैं किसको, पायरेनोज स्ट्रक्चर को। तो इन सबसे पहले आपको एक नॉर्मल सी चीज पता होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात, कि जो आपको ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले होता है कार्बन बन पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप CHO, उसके बाद HOH, देन आपका लेफ्ट में इस बार OH, फिर यहाँ पे HOH एंड CH2OH। ठीक है, ये किसकी स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर है आपके ग्लूकोज की। ठीक है, ये वाला कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एंड आपका 5 एंड 6 कार्बन है। अब अगर आपको इससे स्ट्रक्चर बनानी है, कौन सी, या मैं बोलूं कौन सी फॉर्म बनानी है, साइक्लिक हेमिएसिटल अगर फॉर्म बनानी है, तो देखो वो आपको कैसे दिखाई देगी। वो आपको ना कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। साइक्लिक हेमिएसिटल फॉर्म को अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूं तो वो आपको कैसे दिखाई देगी, वो आपको ना कुछ ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे आपका CH2OH ग्रुप आ जाएगा। अब आप मेरे को यहाँ पे ना सिर्फ एक चीज ये बताओ कि साइक्लिक हेमिएसिटल तो ये वाली फॉर्म हो गई है, इसमें आपने कौन कौन से कार्बन्स को यूज करा है या कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को यूज करा है। तो एक तो आपने इस कार्बन को यूज करा है जो कि आपका कौन सा है, ये एल्डिहाइड वाला। तो कार्बन 1 हमने यूज करा जो कि कौन सा है, एल्डिहाइड वाला। एंड आपने कार्बन ये वाला यूज करा है जो कि कार्बन 5 है, और यहाँ से आपने क्या यूज करा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, क्या यूज करा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये आपकी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर थी, जिससे अगर मैंने ये वाली स्ट्रक्चर बनाई साइक्लिक हेमिएसिटल की, तो मैंने यहाँ पे 2 कार्बन का यूज करा है, एक तो कार्बन 1 का और एक कार्बन 5 का। अब अगर हम करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करें तो एक बार जरा आप ऑप्शंस को पढ़ो। ऑप्शंस में देखो, फर्स्ट में क्या दे रखा है, एल्डिहाइड ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन 4, लेकिन हमने तो कौन सा यूज करा है, कार्बन 5 का, तो ऑप्शन को हटा दो। फिर एल्डिहाइड ग्रुप बिल्कुल सही है सॉरी, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन 5, तो हाँ जी ये बिल्कुल सही आंसर है। ये हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन किसका यूज करा है, 5 का। आगे हमें जाना ही नहीं क्योंकि हमें अपना करेक्ट ऑप्शन यहीं से मिल गया। तो बी का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, सॉरी 12th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब ये वाला रहता था आपका सिर्फ पार्ट ए, मैं बोलूं सेक्शन ए के अंदर। अब हम अपना शुरू कर देते हैं किसको, सेक्शन बी को। किसको कर लेते हैं शुरू, सेक्शन बी को। ठीक है, अब सेक्शन बी में आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो 2 मार्क्स के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ आयरन इलेक्ट्रोड। आपको पोटेंशियल निकालना है किसका, आयरन इलेक्ट्रोड का। पोटेंशियल बोल दो या आप बोल दो शेल पोटेंशियल, जिसको आप लिखते हो ई शेल। क्या लिखते हो, ई शेल। मीन्स आपको यहाँ पे ई शेल फाइंड आउट करना है, जिसमें जो आपको कंसेंट्रेशन दे रखी है आयरन 2 प्लस आयन की कितनी, 0.01 मोलर। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है -0.45 वोल्ट, और आपको ये सब दे रखा है किसके ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, log 10 की वैल्यू भी आपको यहाँ पे गिवन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम यूज करेंगे, इस क्वेश्चन को हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन। क्या यूज करके, नर्स्ट इक्वेशन को। अब मेरे हिसाब से नर्स्ट इक्वेशन आप सभी लोगों को पता होगी कि नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। उसको समझने से पहले थोड़ी सी आप बस जगह बना लो। ठीक है, अब देखो नर्स्ट इक्वेशन,
तो नेक्स्ट इक्वेशन आपकी क्या होती है, ई ऑफ शेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ शेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ log ऑफ P बाय R। ठीक है, ये होती है आपकी स्ट्रक्चर नेक्स्ट इक्वेशन। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन तब होती है जब आपका टेम्परेचर हम क्या लेते हैं, 298 केल्विन नहीं लेते हैं। मतलब जब रूम टेम्परेचर के अलावा कोई भी टेम्परेचर होगा तब आप इस वाली इक्वेशन को यूज कर लेना। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तो यहाँ पे टेम्परेचर रखने के बाद, गैस कांस्टेंट रखने के बाद, ठीक है, फेराडे कांस्टेंट रखने के बाद, ये सारी वैल्यू रखने के बाद हमें जो नेक्स्ट इक्वेशन मिली थी मॉडिफाई होके वो ये थी, ई ऑफ शेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ शेल माइनस का 0.0591 बाय एन log ऑफ P बाय R। ठीक है, तो ये नेक्स्ट इक्वेशन हमें मिली है जो हम टेम्परेचर 298 केल्विन पे आराम से यूज कर सकते हैं, ताकि बस हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, और आपके जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको टेम्परेचर 298 केल्विन ही दे के रखते हैं, तो आप इस वाली इक्वेशन को यूज करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हो गया इतना। अब हम यहाँ पे ना देखो वैल्यूज को पुट करना शुरू कर देते हैं। अब ई शेल की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करनी है, ये तो आप एक साइड में लिख लो। ई नोट की वैल्यू आपको दे रखी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो कितना है, माइनस 0.45 वोल्ट है, माइनस 0.0591 बाई एन की वैल्यू यहाँ पे मैं कितनी लिखूं, देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। एन की वैल्यू कितनी हो जाती है 2 log ऑफ P बाई R। मतलब प्रोडक्ट साइड क्या कंसेंट्रेशन है और रिएक्टेंट साइड क्या कंसेंट्रेशन है, इतना तो हमने लिख दिया। लेकिन प्रोडक्ट साइड क्या आएगा और रिएक्टेंट साइड क्या आएगा, अगर आपको इन चीजों का क्वेश्चन देख के नहीं पता चलता तो सिंपली आप अपनी इक्वेशन को लिख दो। ठीक है, अब देखो क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन कहाँ पे होता है आपका, कैथोड पे। और अगर कैथोड पे रिडक्शन होता है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अगर कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको, आयरन 2 पॉजिटिव बाय एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड टू आयरन। ठीक है, यही होगा, यही होगा ना। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, रिडक्शन की, तो कैथोड पे हमारा रिडक्शन इस तरीके से होगा। अब यहां से मेरे को पता क्या चला, पता ये चला कि प्रोडक्ट साइड पे तो यहाँ पे क्या आएगा आयरन और रिएक्टेंट साइड पे क्या आएगा आयरन 2 पॉजिटिव। आई इतनी बात समझ में। ठीक है, अब आगे अगर आप इन वैल्यूज को थोड़ा सा पुट करोगे, ठीक है ना, अब अगर आगे आप इन वैल्यूज को पुट करोगे तो देखो क्या होता है। इतना हमने कर लिया, अब आप अपनी वैल्यूज को पुट करना बस शुरू कर दो। तो माइनस का 0.45 वोल्ट माइनस ये जो आपकी वैल्यू है 0.0591, इसको आप अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ करके लिख सकते हो 0.06 बाय 2 log ऑफ। अच्छा एक चीज ये कि आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि 0.0591 को 0.06 हम क्यों लिखे, है ना। तो उस क्यों का सिर्फ इतना सा आंसर है कि आपकी बस कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। ठीक है, वरना ऐसा नहीं है कि मुझे इससे कुछ लगाव है इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। ठीक है, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। लेकिन अगर आपका मन नहीं मानता तो आप इसको यूज कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोडक्ट साइड पे आपके पास है आयरन, और आयरन यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है जो कि मेटल है। ठीक है, और अगर मेटल की मैं बात करूँ या किसी भी सॉलिड फॉर्म की करूँ तो क्या आप उसकी कंसेंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो वो क्या होती है कांस्टेंट, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे 1। आई इतनी बात समझ में। अब आपके पास क्या है, देखो ये है Fe+2, हमारे पास क्या है ये Fe+2 है। तो अगर मैं Fe+2 की बात करूं, इसकी तो आपको दे रखी है ना कंसेंट्रेशन कितनी 0.01 मोलर दे रखी है, और जिसको आप लिख सकते हो 10⁻⁻² मोलर लिख सकते हो। अब ये जो इसमें भी लिखने में दिक्कत आती है वो थोड़ी सी जो बच्चे बायो वाले होते हैं उनको आती है ना, उनको इसलिए आती है क्योंकि उन्होंने मैथ तो पढ़ी नहीं होती, तो उनको छोटी छोटी चीजें दिक्कत करती है। तो देखो 0.01 है तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻² मोलर, इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो गया इतना। अब अगर फर्दर आप इसको सोल्व करो 0.5 वोल्ट माइनस का 0.03 log ऑफ, अब ये 10⁻² जो है जब ये ऊपर जाएगी न्यूमरेटर में तो कितना हो जाएगा 10⁻² यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10⁻² है
तो 10 की पावर 2 को आप क्या लिख सकते हो, log 10 की पावर 2 है तो उसको आप लिख सकते हो log 2 log 10, ठीक है, 2 log 10। और ये क्या होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं किसके, log वैल्यू के, ठीक है। ऐसा होता है, देखो log अगर a की पावर b होती है तो हम उसको लिख सकते हैं b log of a। तो इसी तरीके से बस मैंने इसको खोला और बाकी ऐसा कुछ नया नहीं यहाँ पे किया, ठीक है। आ रही है बात समझ में, बस इतना सा खोला और कुछ नहीं करा। तो यहां से अब अगर हम इसको रब करें और अपनी वैल्यू को अब लिखे, सोल्व करें इसको, तो माइनस का कितना हो जाता है, माइनस का 0.45 वोल्ट, माइनस का 0.03 इंटू 2 log ऑफ 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है। तो माइनस 0.45 वोल्ट एंड माइनस का 0.06, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 0.06 आएगा। यहाँ से माइनस का 0.51 वोल्ट आपका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर। आई इतनी बात समझ में। तो ये था आपका न्यूमेरिकल, ठीक है, 2 मार्क्स में पूछा हुआ है और इतना आपको देखो उसको सोल्व करना पड़ेगा, जब भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। आप सोचो कि मैं लास्ट में आके कैलकुलेशन छोड़ दूं तो नंबर कटेगा ना, ठीक है, और आराम से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, वो इतनी बड़ी बात तो नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो आपको पूरा इसको करके आना चाहिए। तो आंसर कितना आ जाता है इसके लिए, माइनस का 0.51 वोल्ट आपका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, जो ये बोर्ड्स के थ्रू आपका जो मैं बोलूं कि जो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है, वैसे वो माइनस 0.509 वोल्ट दिया हुआ है और हमारा है 0.51 वोल्ट। अब इस वैल्यू में और इसमें आप देखो बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस बस इसीलिए आ रहा है कि मैंने 0.0591 को 0.06 लिख दिया। तो इसको आप इतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आपका ही काम इसमें आसान हो जाएगा। आ रही है बात समझ। अब आप आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 17 क्वेश्चन आया समझ में। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या बोला है, डिफाइन मोलिकुलैरिटी। मोलिकुलैरिटी को आप डिफाइन कर दो किसी भी रिएक्शन के लिए, ठीक है, रिएक्शन के लिए मोलिकुलैरिटी को आप क्या कर दो, डिफाइन कर दो। उसके बाद कोई भी एक ऐसी कंडीशन बताओ जिसमें बायोमोलिकुलर रिएक्शन आपकी क्या हो जाए, काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर हो सके या हो जाए। आदि इतनी बात समझ में। अब देखो एक चीज और है कि आप ये जो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप 2 मार्क्स के लिए पूरा आधा पेज या 1 पेज भर के आओगे, ठीक है, क्योंकि ये साइंस है, केमिस्ट्री का एग्जाम है, तो इसमें आप थोड़ा सा तरीके से लिखना है। ऐसा नहीं कि बीच में आपने क्या करा, एक सॉन्ग ही लिख दिया, ऐसे नहीं होता भाई, ठीक है, ऐसे नहीं करना, तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तभी नंबर मिलेंगे। फिर ये मत बोलना कि मैंने तो पूरी कॉपी भर दी थी, नंबर आई नहीं, वो आपने कॉपी पता नहीं बस कैसे भरी थी, इसलिए वो नंबर नहीं आते। फिर आ रही है ना बस समझ, ठीक है। तो थोड़े से अब सीरियस हो जाओ, मुश्किल से 4 से 5 महीने आपके पास है। अब इसमें या तो आप पढ़ लो या आवारागर्दी कर लो, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आप मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन को क्या करो, डिफाइन करो। तो मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन करते हो, ये आपके पास नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज होती हैं। ये क्या होती है, वो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज होती हैं जो पार्ट लेती है किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर, ताकि उनके बीच में जो कोलिजन है वो परफेक्टली हो जाए, ठीक है। आई बात समझ में। तो मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, ये वो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज होती हैं जो पार्ट लेती है एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर, ताकि जो कोलिजन है वो कैसे हो जाए, वो परफेक्टली आपका हो जाए, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए। तो अब अगर मैं इस चीज को आपको थोड़ा सा लिख के बताऊं, क्योंकि कुछ बच्चों को ना दिक्कत होती है लिखने में भी, ठीक है, मतलब आंसर राइटिंग में उनको प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको इसको लिखना है 2 मार्क्स के लिए, तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन को लिखोगे आप द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है, क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical
रिएक्शन इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। तो मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन को आपने यहाँ पे डिफाइन करा, सबसे पहले आपको उसको डिफाइन करना था, करा। तो ये डिफाइन मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, यहाँ तक हमने सिर्फ इस चीज का ही आंसर करा है। आगे आपसे क्या पूछा है, स्टेट एनी वन कंडीशन, की ऐसी एक कंडीशन बताओ जिसमें बायोमोलिकुलर रिएक्शन काइनेटिकली क्या हो जाए, आपकी काइनेटिकली वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाए। तो आधा अब तक हमने आधे क्वेश्चन का आंसर किया। मोलिकुलैरिटी क्या है, वो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज है जो पार्ट लेती है एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर, जो कोलाइड होती है साइमल्टेनियसली, और वहां पे फिर आपके केमिकल रिएक्शन को क्या करती है, वो प्रोसीड आउट करती है। आई बात समझ, ये थी मोलिकुलैरिटी। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने पूछा है कि वो कंडीशन जिसमें बायोमोलिकुलर रिएक्शन क्या हो जाएगी, काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर, वो तब होती है जब आपके रिएक्टिंग स्पीशीज में से कोई भी एक रिएक्टिंग स्पीशीज एक्सिस के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, जब आपका एक रिएक्टिंग स्पीशीज, या मैं बोलूं कि एक रिएक्टेंट अगर आपका एक्सिस में होता है, तो आपकी ये जो बायोमोलिकुलर रिएक्शन है ये आपकी काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर हो जाती है। और ये आपने पढ़ा भी है, लेकिन आपने इस नाम से नहीं पढ़ा, आपने वहां पे पढ़ा है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या पढ़ा है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपने एक चीज पढ़ी थी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, कि आपका एक रिएक्टेंट जो है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है, या वो एक्सिस में होता है, और वो इतने एक्सिस में होता है कि वो फिर हमारे ऑर्डर को अफेक्ट नहीं कर पाता है ना। तो इसीलिए बायोमोलिकुलर रिएक्शन काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर कब होगी, जब एक रिएक्टिंग स्पीशीज किसके अंदर होगी, एक्सिस के अंदर। आई बात समझ में। तो व्हेन वन रिएक्टिंग स्पीशीज इज इन एक्सिस, ठीक है, जब एक रिएक्टिंग स्पीशीज हमारी किसके अंदर होगी, एक्सिस के अंदर होगी, तब बायोमोलिकुलर रिएक्शन क्या होगी, काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपकी हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर एक एक्सिस में है ना, तो जो उसकी कंसेंट्रेशन है वो हार्डली इफेक्ट करेगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। मैं बोलूं हार्डली करेगी या नहीं करेगी, है ना, वो नहीं करेगी, तो इसलिए वो क्या हो जाएगी आपकी काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और सही आप बोलोगे तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई इतनी बात समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 के हमने यहाँ पे दोनों पार्ट करे हैं खत्म। अब आप आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर, जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद फॉलोइंग रिएजेंट्स। ठीक है, दो पार्ट है और 2 ही नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। एक तो अगर आप रिएक्शन करो HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, दूसरा आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ अगर रिएक्शन करते हो, जिसको आप बोलते हो नाइट्रिक एसिड भी। ठीक है, तो क्या होएगा, आज ये बात समझ में। तो ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं आपका सोल्व, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको स्पेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको ना यहाँ से रब कर देती हूँ, ये हो गया। चलो अब हम करते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन। अब ना अच्छा एक चीज हो रहा है कि ये जितने भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, बाहर से तो कुछ नहीं है। ठीक है, इतना तो आपको अब तक पता भी चल गया होगा कि बाहर से तो कुछ नहीं आ रहा, तो इसलिए पढ़ लो भाई, पढ़ लो। ठीक है, तो ये क्या है, देखो डी ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम करते हैं HI के साथ में, ठीक है, डी ग्लूकोज की रिएक्शन जब HI के साथ करेंगे तो सिंपली आपका डी ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एन हेक्सेन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये एन हेक्सेन के अंदर। बिल्कुल सिंपल है, आसान सवाल था एकदम, 1 नंबर में बायोमोलिक्यूल्स का। ठीक है, और एनसीईआरटी के शायद 3rd या 4th पेज पे ये बात आपको दे भी रखी है। ठीक है, फिर अगर आप रिएक्शन करते हो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो कंसंट्रेटेड जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है वो बिहेव करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं एंड सेल्फ का क्या करते हैं, ये रिडक्शन। तो अगर डी ग्लूकोज को ये रिड्यूस करेगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, सैक्रिक एसिड के अंदर। CHO भी कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में, और आपका ये जो प्राइमरी अल्कोहल है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सैक्रिक एसिड। कौन सा एसिड बन जाएगा, सैक्रिक एसिड आपका बन जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ ये था आपका, बस 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 ही पार्ट थे 1-1 नंबर का। सिंपली आपको रिएक्शन करनी थी। इस बार ये पूछा है, अगली बार शायद आपसे कुछ और रिएक्शन भी पूछ सकते हैं। तो ग्लूकोज की जितनी भी रिएक्शन है वो सारी की सारी आपको करनी है।
ठीक है, उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब आप आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर कौन से पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है, इन्होंने बोला है कि ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। कि यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो एक मोनो हेलो प्रोडक्ट मिलेगा। मोनो मतलब एक, हेलो मतलब कि हेलोजन आएगा किसके ऊपर, एक हेलोजन आएगा किसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये आपको दे रखी है एक क्या, एल्कीन है। ये आपको क्या दे रखी है, एल्कीन। बेंजीन से एक एल्कीन लगी है और साथ में क्या है, HBr। ठीक है, अब अगर आपने हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स पढ़ा है, और मैंने भी आपको ये चीज पढ़ा रखी है, बहुत डिटेल में पढ़ाया था कि जब भी आपके पास एल्कीन होता है और एल्कीन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो वहां पे जो रूल लगता है वो लगता है मार्कोनीज रूल, या मार्कोनी क्या होता है, एडिशन। तो मार्कोनी रूल लगता है, और ये क्या बोलता है कि न्यूक्लियोफाइल उस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर जाके अटैक करता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं, या मैं बोलूं मिनिमम होते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि आपके पास ये जो एल्कीन है, इस वाले कार्बन पे, कार्बन 1 पे 1 हाइड्रोजन है, कार्बन 2 पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है। तो कार्बन 1 के ऊपर क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और न्यूक्लियोफाइल यहां से जो बनेगा वो क्या बनेगा, HBr है। ये जो HBr होगा, ठीक है, ये जो आपका HBr है, ये कैसे ब्रेकआउट करेगा, H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव के अंदर। तो न्यूक्लियोफाइल क्या बना, Br नेगेटिव बना, और कहां पे अटैक करेगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, लेस है या मिनिमम है, और वो है इस कार्बन पे। तो प्रोडक्ट आपका यहां से जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, CH, इधर Br लगेगा और इधर CH2, एक हाइड्रोजन इस पे, ये H पॉजिटिव वाला आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3। तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट फर्स्ट वाले के लिए। आई बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था बस मार्कोनी एडिशन का। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इसका सेकंड पार्ट है, 20 का जो सेकंड पार्ट है, उसमें आपको साइक्लोहेक्सीन दे रखा है और इसकी रिएक्शन करा रखी है Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी एंड लाइट। देखो जब भी आपके पास ये डाई हेलोजन यूवी लाइट की प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, यहाँ पे होती है आपके पास अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन। एलाइलिक या कौन सी होगी, बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन होगी। ठीक है, अब अगर आपने एक चीज पढ़ी है फिर से हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में, जो कि मैंने तो पढ़ाई है कि अलाइलिक ग्रुप्स, बेंजाइलिक, विनाइलिक, अराइल ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको वही नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ अगर आप लोगों ने वो चीज पढ़ी है तो फिर ये क्वेश्चन कुछ नहीं है आपके लिए। अब देखो ये आपके पास साइक्लोहेक्सीन है। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जो नेक्स्ट पोजीशंस होती हैं, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो अगली पोजीशंस होती हैं वो होती है हमारी अलाइलिक पोजीशंस। कौन सी पोजीशंस होती है वो हमारी, वो होती है हमारी अलाइलिक पोजीशंस। तो कौन सी पोजीशन है ये आपकी, अलाइलिक पोजीशन है। ठीक है, तो अगर ये अलाइलिक पोजीशन है और हमने बोला कि अगर बेंजीन होता तो बेंजीन के केस में क्या बनता फिर, बेंजाइलिक। ठीक है, तो ये क्या है, लेकिन ये है साइक्लोहेक्सीन, ये बेंजीन नहीं है। इसको आप बिल्कुल भी ये गलती मत कर देना, उसको बेंजीन मत लिख देना वरना हो जाएगा पाप। ठीक है, तो इसको बेंजीन नहीं लिखना है आपको 1% भी। बेंजीन और इसमें बहुत ज्यादा फर्क है, आ रही है बात समझ, बेंजीन में और इसमें क्या है, बहुत ज्यादा फर्क है। तो गलती नहीं करनी बिल्कुल भी इसको बेंजीन मान के या इसको बेंजीन लिख के, ये एक साइक्लोहेक्सीन है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसकी पोजीशन की, तो ये वाली इसकी क्या है, अलाइलिक पोजीशन है। इसको बेंजाइलिक नहीं बोलेंगे क्योंकि बेंजीन नहीं है। तो अलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा तो क्या होगा, सिंपली आपका ब्रोमीन आके बस यहाँ लग जाएगा। ऊपर लगा लो चाहे नीचे लगा लो, किसी भी एक पोजीशन पे लगा लो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट सेकंड पार्ट के लिए। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, अलाइलिक ब्रोमिनेशन हुआ। कब होगा, जब Br2 होगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, हीट या फिर Hμ की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 के ही बी पार्ट में। देखो एक तो आपको ये फर्स्ट वाला पार्ट दे रखा है ए, और में क्या है, और में है बी पार्ट। ठीक है, और में है आपके पास बी पार्ट, तो चाहे ऊपर वाला कर लो चाहे नीचे वाला कर लो, बट हम तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो फिर हम तो सारा ही करेंगे। ठीक है, अब देखो बोला है कि गिव रीजन, रीजन दो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर अंडर दी एनहाइड्रस कंडीशंस। अब एनहाइड्रस मतलब वो कंडीशन जहां पे वाटर ना हो, मॉइस्चर ना हो आपका। ठीक है, इन्होंने बोला कि अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करते हो तो एनहाइड्रस कंडीशन में उसको प्रिपेयर करो। क्यों, क्योंकि अगर वहां पे
वाटर का मॉलिक्यूल होता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एल्केन्स बना लेता है। क्या हो जाता है कि अगर वहां पे कंडीशन होती है कि वहां पे वाटर मॉलिक्यूल होता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, वाटर मॉलिक्यूल। कैसे, देखो ऐसे बनाता है कि आपके पास क्या होता है, RMgX, ठीक है, RMgX वाटर के साथ रिएक्ट करके RH प्लस MgOH बना लेता है और ये क्या है आपका एल्केन है, जिसको आप हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो किसकी फॉर्मेशन कर दी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने एल्केन की कर दी है। ठीक है, इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब भी प्रिपेयर करोगे तो एनहाइड्रस कंडीशन में करोगे, अदरवाइज इट विल रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म दी एल्केन। आई बात समझ। अब इसके क्वेश्चन नंबर आप बी के ही सेकंड पार्ट पे आ जाओ, जिसमें बोला है कि अल्काइल हैलाइड्स गिव अल्कोहल्स विद एक्वस KOH। मतलब कि अल्काइल हैलाइड जब रिएक्ट करता है एक्वस KOH के साथ तो ये आपको देता है अल्कोहल, ये वेयरएज इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। लेकिन अगर आप अल्कोहलिक KOH लेते हो तो ये आपको देता है एल्कीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो अल्काइल हैलाइड जब रिएक्ट करेगा एक्वस KOH के साथ तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड जब रिएक्ट करेगा एक्वस KOH के साथ तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, प्लस का हाइड्रोजन हैलाइड मिलेगा। अब ये जो यहाँ पे अल्कोहल मिला, चलो ठीक है, अभी बात करेंगे क्यों मिला। फिर अल्कोहलिक KOH के साथ कह रहे हैं कि एल्कीन मिलेगा, तो एक्वस और अल्कोहलिक में यहाँ पे क्या डिफरेंस है, हमें बस इस चीज को समझ लेना है। ठीक है, तो इसके लिए ना मैं थोड़ा सा स्पेस बनाती हूँ, देखो यहाँ पे। अब आप एक चीज देखो कि अगर मेरे पास है अल्काइल हैलाइड और उसकी रिएक्शन में एक्वस KOH के साथ कराती हूँ। अब एक्वस KOH से मतलब क्या है कि अगर आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में है तो ये ऐसे ब्रेकआउट करेगा K पॉजिटिव OH नेगेटिव की फॉर्म में। क्यों, एक्वस मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जब आपने KOH को वाटर के अंदर डाल रखा है तो वाटर भी पोलर है और KOH भी क्या है यहाँ पे पोलर, तो पोलर पोलर के अंदर क्या करेगा, डिसोशिएटेड होएगा। ठीक है, आपने एक चीज सुनी होगी ना कि लाइक डिसोल्व लाइक। ठीक है, तो पोलर को अगर आप पोलर के अंदर डालोगे तो वो आपको कटायन और अनायंस की फॉर्म में मिलेगा, तो K प्लस और OH माइनस मिलेगा। और यहाँ पे RX को अगर आप देखो, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से R किसके साथ चल जाएगा, OH के, अल्कोहल बना देगा, और K चला जाएगा X के साथ, क्या बना देगा आपका, पोटेशियम हैलाइड बना देगा। तो अल्कोहल बन जाएगा यहाँ से और क्या बन जाएगा, पोटेशियम हैलाइड आपका बन जाएगा। आई इतनी बात समझ में। ठीक है, ये कब हुआ, जब एक्वस KOH था। लेकिन अगर आप सेम इस अल्काइल हैलाइड में अल्कोहलिक KOH डाल देते हो तो क्या होगा, देखो अल्कोहल है आपका नॉन पोलर, कैसा है, अल्कोहल है नॉन पोलर। तो इस कंडीशन में ये जो अल्कोहल है ये अल्कोहलिक KOH कैसे काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। और बेस का काम क्या होता है, H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करना, प्रोटॉन को लेना। तो अगर ये H प्लस को यहाँ से ले लेगा तो फिर ये किसकी फॉर्मेशन कर देगा, एल्कीन की। किसकी फॉर्मेशन करेगा फिर ये, एल्कीन की। ठीक है, तो एक्वस KOH में तो क्योंकि वहां पे हमें क्या मिलता है, पोलर फॉर्म होती है, कटायन और अनायन मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है वहां पे हमें, कटायन एंड अनायन मिलता है, इसलिए अल्कोहल बन जाता है। लेकिन अल्कोहलिक कंडीशन में हमारे पास वो बेस की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह करता है, देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा ये लिख के दिखाऊं, जो वो बेस की तरह काम करेगा तो वो क्या करेगा, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन करके आपको एल्कीन दे देगा। अब देखो अगर वो बेस की तरह काम करेगा तो ये वाला जिससे हेलोजन अटैच है उस कार्बन का नाम है अल्फा, उसका पड़ोसी कार्बन इज बीटा कार्बन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो CH2। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, CH2, इसको लिख सकते हो नीचे ऐसे, है ना, CH2H। अब जब बेस आएगा तो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, लेगा H प्लस को, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होएगा और यहाँ से आपका ये X क्या निकल जाएगा बाहर, हेलोजन बाहर X नेगेटिव की फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा। तो इसलिए अल्कोहलिक KOH के साथ क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। ठीक है, देखो जितना डिटेल में ये हो सकता था डिस्कस उतना मैंने आपको कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई बात नहीं, कोई भी दिक्कत आती है, कोई चीज समझ नहीं आती तो मेरे को आप बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं आपको फिर से वो वाला टॉपिक या वो वाला पार्ट या वो वाला क्वेश्चन में दोबारा से करा दूंगी। ऐसे कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ठीक है, बस आपको समझ आना चाहिए, मेन चीज ये है। ठीक।
अब देखो आपके पास है ब्यूटेन 2 ओन, मतलब कि कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन भी कौन से पे है, कार्बन 2 पे, ब्यूटेन 2 ओन है, उसको आप ट्रीट कराते हो ZnHg एंड कंसंट्रेटेड HCl के साथ। अब आपके पास एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर में दो नेम रिएक्शंस हैं जो कि आपके कार्बोनिल ग्रुप को डायरेक्टली रिड्यूस कर देती है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, है ना। और वो कौन कौन सी है, एक तो है वुल्फ किश्नर रिएक्शन। तो आप देखो राइट द केमिकल रिएक्शन, हमें क्या बतानी है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन व्हेन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन व्हेन, जब आपका ये ब्यूटेन 2 ओन ट्रीट करता है ZnHgHCl एंड कंसंट्रेटेड HCl के साथ, ठीक है। तो आपकी ना ऐसी दो रिएक्शन है कि जिसमें आपके पास ऐसी दो रिएक्शन है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्टली रिड्यूस हो जाता है हाइड्रोकार्बन के अंदर। एक तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन है और दूसरा आपके पास क्या है, क्लीमेंशन रिडक्शन। दूसरा क्या है, क्लीमेंशन रिडक्शन, ठीक है। इसमें आप NH2NH2 KOH के साथ लेते हो और इसमें आप ZnHgHCl लेते हो। तो यहाँ पे आपको ब्यूटेन 2 ओन को अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये क्या हो गया आपका ब्यूटेन 2 ओन। इसकी रिएक्शन अगर आप ZnHgHCl के साथ कराते हो तो डायरेक्टली आपको हाइड्रोकार्बन दे देता है CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो ऐसी ये मात्र आपके पास दो ही रिएक्शन है, एक तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन और एक क्लीमेंशन रिडक्शन, जो कि डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है किसके अंदर, हाइड्रोकार्बन के अंदर। अगर आपके पास यहाँ पे ये होता ना NH2NH2 विद KOH, तब भी आपका सेम ही प्रोडक्ट बनना था। अब ऐसा हुआ है कि भाई इस बार तो आपसे ये पूछ लिया क्लीमेंशन, क्या पता इस मतलब पिछली बार ये पूछे, क्या पता इस बार वुल्फ किश्नर पूछ ले, ठीक है। तो इसलिए इसको भी याद रखोगे आप। आई बात समझ, चलो ये क्वेश्चन भी हुआ खत्म। अब हमारे पास बचता है आपका लास्ट क्वेश्चन, तो सोना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। आंखें खोल के देखो इसको, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर हम नेक्स्ट वाला पार्ट कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड आर ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड NaOH। अब 2 मॉलिक्यूल से किसके, बेंजल्डिहाइड के, ये होता है ना बेंजल्डिहाइड, और ये ट्रीट करो आप इसको कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। मेरे को बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, जल्दी जल्दी से एकदम बोलो कौन सी रिएक्शन है ये। आप बोलोगे इतनी नहीं हम टेंशन लेते पढ़ने की कि रिएक्शन को याद रखेंगे, है ना, यही बोलोगे ना, लेकिन याद रखना पड़ेगा तभी काम चलेगा। तो आपके पास ये है, देखो 2 मॉलिक्यूल है बेंजल्डिहाइड के, ये रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो प्रोडक्ट तो बनेगा ये वाला, यहाँ पे आ गया CH2OH और आपका एक ये। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता, है ना। देखो मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मेरे को ये पता है कि ये कैनिज़ेरो रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन में आपके पास एक कंडीशन होती है कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ यहाँ पे आपको कहीं पे अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है क्या। अगर आप इस बेंजीन को थोड़ा सा ऐसे लिखो, ये कार्बन, इसका एक बॉन्ड, ये 2 3 4 बॉन्ड है, ठीक है। क्या आपको यहाँ पे कहीं पे भी अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, बोलो कहीं पे दिख रहा है अल्फा हाइड्रोजन, नहीं दिख रहा ना। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता और उसको हम ट्रीट कराते हैं इसके साथ में, बेस के साथ में, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है कैनिज़ेरो रिएक्शन। अगर अल्फा हाइड्रोजन होता, सेम ये कंडीशन होती है, और यहाँ पे बाय चांस अगर अल्फा हाइड्रोजन होता तो फिर कौन सी रिएक्शन होती है, वो एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो उसमें होता है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे नहीं होता। और कैनिज़ेरो में आपके एक बार उस मॉलिक्यूल को ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन हुआ, एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हुआ, कार्बोक्सिलिक के अंदर। दूसरी बार रिडक्शन हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, प्राइमरी एल्कोहल के अंदर। तो ये क्या बना, 1 डिग्री एल्कोहल, और ये वाला हमारा क्या बना, COH मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन भी खत्म होता है पूरा डिटेल डिस्कशन के साथ। आप लोगों को अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आई है, कोई चीज समझ नहीं आई, तो बिल्कुल मेरे से पूछ लो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या तो मैं आपको वहां पे आंसर कर दूंगी, वरना फिर मैं उस टॉपिक के ऊपर ना दोबारा से वीडियो बना दूंगी। लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोग ये सोचो कि मैं कुछ ऐसा जादू कर दूं कि वीडियो में से ही कि आपको सब आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो पढ़ लो भाई, पढ़ लो, आपका एग्जाम आने वाला है, 3-4 महीने की मेहनत है, कुछ कर लोगे, ठीक है। तो कल हम ऐसे ही फिर अपना सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। तब तक सेक्शन ए और बी को अच्छे से पढ़ लो, कोई दिक्कत आती है तो मुझे बता दो। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं